गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जो पिछले वीडियो से कुछ शेष रह गया था, तो उसे आज हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है और पाई एक अपर में है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पाई एक अपर में है, तो यह अंतर्विरोध है ना, अंतर्विरोध का निराकरण करना है। तो सबसे पहले एक सर्किल लेते हैं। तो इस प्रकार सर्किल लिए, जिसका केंद्र हम सेंटर होता है केंद्र। तो इस सेंटर से, यानी इस सेंटर से ये जो है, इसे हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और ये इधर भी यदि त्रिज्या हम ले लेते हैं तो ये पूरा क्या हो गया, व्यास कहलाता है। और इसे हम क्या मानते हैं, सी, यानी वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि और उसके वृत्त का ही व्यास। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वृत्त की परिधि, और इसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। यहां दिया हुआ है पाई बराबर सी बटा डी। करा पाई बराबर सी बाई डी। पाई एक अपरमेय संख्या और ये है पी बटा क्यू के रूप में, यानी परमेय संख्या। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि पाई बराबर यानी अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होता है ना, या नहीं, इसके बारे में हमको चर्चा करना। तो एक और वृत्त लेते हैं, जैसे किसी युक्ति से, है ना, किसी युक्ति से, या तो फिर बाला से, या फिर किसी धागा से, यदि हम इस प्रकार लेते हैं, यानी किसी धागा से इस प्रकार हम यदि मापते हैं, है ना, इसके चारों तरफ यदि हम मान प्राप्त करते हैं इस प्रकार, तो देखते हैं कि इसका जो मान, यानी इसका जो मान C और इसका जो D का, C और D का जो मान प्राप्त होता है, एक सन्निकट परमेय मान प्राप्त होता है ना। क्या बोले कि इस जो व्यास है और ये जो परिधि है, ये दोनों का जो मान होगा, क्या एक सन्निकट परमेय मान प्राप्त होगा, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका अंतर्विरोध, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है ना। लिख सकते हैं इस प्रकार, इस प्रश्न का हल हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि इसे स्केल या किसी अन्य युक्ति से, C और अन्य युक्ति से यदि C और D का मान, C और D का मान मापा जाता है, तो केवल एक सन्निकट परमेय मान प्राप्त होता है।
जिसका कह रहे हैं कि क्या लिखे हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि इसे स्केल या किसी अन्य युक्ति से यदि सी और डी का मान मापा जाता है तो केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, जिसका हमें आभास नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय है मतलब क्या देखें कि पाई बराबर सी बाई डी, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो इसका हम कैसे कह सकते हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय। तो इसी का अंतर्विरोध हमें आभास नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि सी और जो डी है इसका मान हम लोग को एक एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ता है। इसका मान जो भी प्राप्त होता है एक सन्निकट परिमेय के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि इसे स्केल या किसी अन्य युक्ति से यदि हम मापते हैं तो इसका सी और डी का जो मान है एक सन्निकट परिमेय के रूप में मापा जाता, मान ज्ञात होता है, जिसका हमें आभास नहीं होता है। यही कारण है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इस प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, है ना। √2 को देखे हैं, √5 को देखे हैं, √6 को देखे, इस प्रकार बहुत सारा और भी देखे हैं। x को भी देखे हैं, इस रूप में इस प्रश्न का हल किए हैं। तो यही चीज़ इसी के बारे में है ना, ये जो इस प्रकार जो हल किया वही इस प्रश्न का हल होगा। आइए देखते हैं। करा संख्या रेखा पर, है ना, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए संख्या एक रेखा लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये रेखा लेते हैं, आप लोग कॉपी पर बनाइएगा तो स्केल के माध्यम से बनाइएगा, है ना, ताकि रेखा जो है सीधा हो। यहाँ देखेंगे इस बिंदु पर हम O मान लेते, 0 मानते हैं, और यहाँ देखते जाइएगा, यहाँ पर 1 यूनिट मानते हैं, 1 इधर है ना 0 से, यानी राइट हैंड की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, और भी लेते हैं 5 हो गया, ठीक है। अब इधर जाते हैं तो इधर तो निगेटिव के रूप में जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग इंटेजर्स के बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसे और बढ़ाते हैं, -9। तो देख रहे हैं कि रेखा पर हम संख्या को निरूपित कर दिए। अब क्या कर रहा है कि ये जो बिंदु 0 है ना, इसको हम मान लेते हैं B, ठीक है। और जो ये -9 जो है इसे हम मान लेते हैं A, ठीक है। और A से B की दूरी ही 9.3 है ना, इसे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 9.3 ही लेना है ना, ज्ञात करना है। तो 9 यहाँ, यानी हम यहाँ से A से B की दूरी हम 9.3 ले लिए। अब यहाँ देखना है, क्या देखना है कि O और A, यानी O ये नहीं है, शून्य है, तो A B और ये B C, और एक जो यूनिट लिए B से, इसको हम बोलेंगे C, और B C को हम 1 यूनिट मापते हैं, यानी B और ये C यहाँ तक की दूरी को 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ देखे रहे कि बिंदु C और बिंदु A पर, ये दोनों बिंदु के बीच, है ना, हम एक विभाजित करेंगे, मतलब समद्विभाजक करेंगे, है ना।
यानी यहाँ से हम चाप लेंगे तो इसे ए और बी के ए और सी के बीच के मध्य बिंदु को हम काटेंगे, यानी अगर इससे हम काटते हैं, है ना, तो इस रूप में आ जाएगा, इसका इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे अपने प्रकार को तो इस रूप में कटेगा। ठीक है, बिंदु ए से लेंगे तो इस रूप में कटेगा। ठीक है, और इसे विपरीत, है ना, इसे विपरीत लेंगे तो इस रूप में कटेगा, और बिंदु सी से लेंगे चाप तो इधर कटेगा। अभी क्या स्केल से इस रूप में डॉट 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 से मिला देंगे। ठीक है, इस रूप में मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जिस बिंदु पर ये कटान हुआ है ना, रेखा पर ये जो कटा, इसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, यानी ओ आई ए हो गया, आई हो गया, ओ बी, ओ सी, इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ओ ए त्रिज्या मानकर, ओ ए त्रिज्या मानकर क्या करेंगे, एक अर्धवृत्ताकार पारेंगे, है ना, ओ ए त्रिज्या मानकर इस अपने प्रकार से इस रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अपने आप लोग अपने स्केल से पारिएगा, है ना, इस रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी का लिए हैं। ठीक है, अब ओ त्रिज्या को मानकर हम इस रूप में एक अर्धवृत्ताकार पार लिए। अब यहां देखना है कि ए हो गया ओ, ए बी, ए सी। अब क्या करना है कि जो ए बी है, बी से ओ सी पर लंब डालेंगे इस रूप में, ओसी पर लंब डालेंगे तो देख, लंब डालने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं डी, यानी ओ डी। अब देखना है कि ये जो ओ डी है, ओ डी ये त्रिज्या है ना, ये इसको त्रिज्या मान करके हम एक चाप और इस रूप में लेते हैं, है ना, यानी यहाँ से हम त्रिज्या मान लिया और इस बिंदु इसी से यानी बिंदु बी से, है ना, ये इसको क्या माने बी, यानी बी से इस त्रिज्या को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, यानी बढ़ाएंगे तो इस रूप में आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा स्केल के माध्यम से, प्रकार के माध्यम से, यानी इस रूप में आएगा, यानी यहाँ आएगा, यानी इस बिंदु को ही ये इसको क्या मान सकते हैं, इसी को हम मान सकते हैं √9.3, क्योंकि इसी को ना हम इस आगे की ओर एक चाप लिए हैं तो ये जो हमारा जिस बिंदु पर कटा ये आया, उसी को हम वैल्यू रख सकते हैं, बोल सकते हैं 9.3। ये 9 क्यों, तो यहाँ देखिए कि √9 है तो √9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, उसके बाद 0.3 है, यानी जब भी ये संख्या रेखा पर दर्शायित होगा, निरूपण होगा तो ये 3 के जस्ट बाद ही होगा, है ना, यानी इस बिंदु पर हमारा जो प्रश्न था 9.3 ये निरूपित हो गया है। यानी प्रश्न जो कह रहा था कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, तो ये संख्या रेखा पर √9.3 कहाँ पर निरूपित हुआ यह हम लोग ने देख लिए, है ना, यानी ओडी ही 9.3 है ना, यानी √9.3। यही ओडी को चाप बना त्रिज्या मानकर चाप एक और लिए जो इस बिंदु पर कटे, यानी 3 समथिंग, है ना, यानी यहीं पर हो जाएगा √9.3। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोग देखें प्रश्न संख्या 4 भी देख लिए, है ना। इस प्रकार इसके बाद हम लोग ये भी देखें कि संख्या रेखा पर कोई भी डिजिट रहे, कोई भी दिया हुआ, किसी को भी ज्ञात करना, किसी को भी दर्शाना रहेगा संख्या रेखा पर, यानी जैसे ले लेंगे 8.2, ले लेंगे 64.8 इस रूप में, या ले लेंगे x को, तो हम लोग देख ही लिए हैं, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है ना। अगर आप लोग √x को निरूपित करना सीख गए हैं तो इसके बाद कोई भी संख्या को आप निरूपित संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि हर का परमेयकरण कीजिए, है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे क्या करना, हर का परमेयकरण करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हर किसको कहते हैं और अंश किसको कहते हैं, यानी जैसे ये फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ मतलब भिन्न के रूप में दिया हुआ है ना, इसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, PYQ के रूप में है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन लाइन, है ना। तो डिवीजन लाइन के ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं नोमरेटर, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और डिवीजन लाइन के नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर, इसका हिंदी होता है हर। तो कह रहा है क्वेश्चन कि हर का परिमेयकरण करना, यानी ये अंश ये हर है ना, ये हर है, तो इसका कर रहा है ना, यानी हर का परिमेयकरण करना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि परिमेयकरण कैसे होता है, कैसे हम किसी क्वेश्चन को परिमेयकरण करके हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से हम कुल क्वेश्चन लिए हैं ना, बारी बारी से हल करते हैं। पहला जो दिया हुआ 2/√7 है, तो यहाँ देखेंगे 2 है जो अंश है और √7 जो है हर है। तब क्वेश्चन हर का परिमेयकरण होता है ना, तो हर को देखेंगे, है ना। यानी हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि 2/√7 और जो हर दिया हुआ है, जो हर जो दिया हुआ उसी से हम गुना, आइए किस में, अंश में, और उसी से भागा हर में करेंगे। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना यानी √7 से, यानी हर से ही, है ना। तो हर कितना √7 था, √7, और इसी संख्या से हम भागा देंगे, है ना। क्या करेंगे, भागा देंगे। तो करना क्या है, अब इसका हल हो निकलेगा 2 गुना √7, तो 2√7 हो जाएगा, बटा 7 गुना √7 गुना √7। तो क्या होता है, हम लोग सीखे हैं कि √x गुना √x बराबर क्या होता है, x होता है। क्यों, क्योंकि √x गुना √x यानी √x का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तब पढ़े क्या, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। और भी सीखे हैं, है ना, कि अगर √x रहे तो रूट को हटाएंगे तो x और पावर हाफ हो जाता है, इंटू x पावर हाफ। यानी हम सीखे हैं कि x पर पावर हाफ प्लस हाफ बराबर x पर पावर 1 हो जाता है, बराबर x। ये क्यों से हुआ, तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। यानी यदि बेस समान रहे और वो मल्टीपल के रूप में रहे तो क्या होता है, उसका पावर जो है, घात जो है क्या होता है, आपस में जुट जाता है। तो यहाँ भी वही चीज काम कर किए, है ना, कि x पर पावर हाफ इंटू x पर पावर हाफ बराबर x पर पावर हाफ प्लस हाफ, यानी x पर पावर 1 बराबर x आ गया। यानी इस रूप में हम लिख सकते हैं, है ना, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी किसी भी आएगा, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सीखे √2 गुना √2, तो क्या है 2 आएगा। क्यों आया, जो आप लोग देख लिए, सीख चुके हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि √7 गुना √7, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। यानी इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी का 1/5 प्लस √2। यहाँ देखे थे सिर्फ सिंगल था ना, यहाँ डबल है ना, यानी 2 टर्म के रूप में दिया है। इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। 1/5 प्लस √2, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर दिया हुआ रहता है उसको हम ऊपर और नीचे से गुना और भाग करते हैं। यानी जो हर दिया उसी से हम गुना अंश में और उसी से भागा हर के रूप में करते हैं, है ना। तो यहाँ गुना, यहाँ एक चीज़ और देखें कि जब ये भागा के रूप में रहेगा और इसे हम ऊपर ले जाएंगे, देख रहे हैं कि 1/5 प्लस √2, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है। यानी यहाँ प्लस में है तो गुना होगा, माइनस में 5 माइनस √2/5, इसी से भागा फिर देंगे 5 माइनस √2। अब इसे हल करेंगे, 1 गुना 5 माइनस √2, तो 5 माइनस √2 बटा, यह देख रहे हैं कि 5 प्लस √2 इंटू 5 माइनस √2। तो हम एक पिछले वीडियो में सीखे तो फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो इसी फार्मूला यहाँ भी लागू होगा। इसे हम मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, यानी 5 को a और √2 को b। यहाँ भी 5 को a और √2 को b, यानी हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी ये फार्मूला लागू हो रहा है। इसका बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, a कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है √2 का स्क्वायर बराबर 5 माइनस √2 बटा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस √2 का स्क्वायर 2,
यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 माइनस रूट 2 बटा 23। इस रूप में इसका आंसर हो गया। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसे भी देख लेते हैं। अब तीसरा दिया हुआ है इसमें कि 5 प्लस रूट 6 बटा 5 माइनस रूट 6। इसे हल करने के लिए यानी परमीकरण करेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस रूट 6 बटा 5 माइनस रूट 6 मल्टीपल। अब परमीकरण करने के लिए साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी यहाँ हो जाएगा 5 प्लस रूट 6 बटा 5 प्लस रूट 6। तो यहाँ देख रहे हैं 5 प्लस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6। तो यहाँ एक और फार्मूला लागू होगा जो इस प्रकार हम लोग सीख चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर बटा, यहाँ ये फार्मूला है, इसको ए मान रहा है, इसको बी मान रहा है, इसको ए और इसको बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है रूट 6 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है ना। तो हम लोग सीखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो ऊपर लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 2ab होता है, ये फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, इस पर हम तोड़ेंगे। ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी कितना है रूट 6 वाटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर तो 6 प्लस, यहाँ देख रहे हैं 5 दूनी 10, 10 गुना रूट 6 हो जाएगा 10 रूट 6 वटा 25 में से 6 गया तो हो जाएगा 19। इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं, यानी यहाँ 25 प्लस 6 प्लस 10 रूट 6 है, तो 25 प्लस 6 जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 31 प्लस 10 रूट 6, 10 रूट 6 वटा 19। यानी ये क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। यानी इस रूप से और भी क्वेश्चन का हम लोग हर का परमीकरण कर सकते हैं। बहुत ये छोटा छोटा टर्म था, इससे भी बहुत 2 टर्म 3 टर्म आपस में भी रहेंगे, उसको भी हम लोग हर का परमीकरण इसी विधि से कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ इसको इसी से यानी हर से ही, है ना, गुना और उसी से भागा देंगे, सिर्फ साइन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।